नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। मतलब हम किसी भी मरीज का कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम क्यों कराते हैं और उससे हम क्या पा सकते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं, इसीलिए ये कई पार्ट में होगी क्लास। आज जो हमने टॉपिक लिए हैं वो है सीबीसी। सबसे पहला सीबीसी में भी डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इन सब का हम अलग अलग देखेंगे कि इनसे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। उसके बाद एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है, उसमें भी अलग अलग टेस्ट हैं। बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोटीन, जीजीटी, इन सभी टेस्ट को हमें कब कराना चाहिए, किन मरीजों में कराना चाहिए, क्या लक्षण आने पे कराना चाहिए, उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, हमारी किडनी कैसी काम कर रही है, मरीज का हमें किडनी की जांच कब कराना चाहिए और कितने अंतराल पर कराना चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, इन सभी जांचों को हम केएफटी के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद एक जरूरी टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल, T3, T4, TSH, इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, आज जितने भी टेस्ट है सबका अपन तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहला तो टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है और टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज कितनी है। दूसरा, टेस्ट कब और क्यों कराते हैं और टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये सब जितने भी टेस्ट हैं सबके बारे में आज ये तीन चीजें अपन को पता करनी है। सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट है सीबीसी। सीबीसी एक सबसे बेसिक टेस्ट होता है, खासकर मेडिसिन प्रैक्टिस में। मेडिसिन प्रैक्टिस है, किसी भी प्रैक्टिस में सीबीसी सबसे बेसिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के लिए किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है तो उसका ये टेस्ट तो कराना ही कराना है, ये मैंडेटरी है। इसके बारे में कुछ कब, क्यों, क्या, कुछ नहीं है। सबसे बेसिक टेस्ट होता है, इसलिए कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो खासकर एडमिटेड पेशेंट हो चाहे ओपीडी पेशेंट हो, सीबीसी तो टेस्ट कराना ही कराना है। ठीक है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड काउंट तो ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट में आता क्या है? यूजुअली अपन तीन चीजें देखते हैं। एक देखते हैं डब्ल्यूबीसी, तीन लीनियज होती हैं, एक होती है हीमोग्लोबिन, एक होता है प्लेटलेट। अपन इन तीन चीजों की वैल्यू देखते हैं सीबीसी में, लेकिन सीबीसी में बाकी जो चीजें बहुत सारी आती हैं, अपन को उसका सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4000 से लेके 10,000 या 11,000, अलग अलग काउंटर में अलग अलग वैल्यू दी जाती है। नॉर्मली 4,000 से 10,000 रहती है। ये तो नॉर्मल वैल्यू हो गई। अब इससे कम की तरफ जा रहा है या फिर इसके ज्यादा की तरफ जा रहा है, दोनों के सिग्निफिकेंस अलग अलग हैं। ज्यादा की तरफ जाता है, ज्यादा की तरफ यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जाता है। ठीक है, कम की तरफ यूजुअली वायरल इन्फेक्शन या फिर आर्टिफिकल इन्फेक्शन हो उसमें जाता है। और टीएनसी यूजुअली 50,000 तक लिमिटेड है, 50,000 तक आ रहा है तब तक तो सिग्निफिकेंस है। 50,000 से अगर ऊपर आ रहा है तो ज्यादातर केसेस इसमें मैलिग्नेंसी के होते हैं, कैंसर की संभावना रहती है, उसी में आते हैं। अब ये तो हो गया टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या दो चीजें और होती हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या होते हैं? ऑलमोस्ट 70% होते हैं न्यूट्रोफिल, 25% होते हैं लिम्फोसाइट, बाकी की 5% जो होते हैं यूसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल जो है ये बताते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपन सिर्फ ये टोटल काउंट पे न जाएं, उसके नीचे जो डिफरेंशियल काउंट है वो भी देखना है अपन को कि उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ रहे हैं। कोई भी वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज हो गई, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सब चीजों में क्या होता है? लिम्फोसाइट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और न्यूट्रोफिल को जो लिम्फोसाइट का रेशो है वो रिवर्स हो जाता है। कई बार न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं और
लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। तो आप WBC देखो, WBC देखने के बाद अगर WBC काउंट नॉर्मल आ रहा है तो भी अगर आप ये देखते हो लिम्फोसाइट काउंट बढ़ रहा है तो अपन सस्पेक्ट कर देते हैं कि इसमें से कोई बीमारी हो सकती है इसको, ठीक है। ईओसिनोफिल जो है, ईओसिनोफिल एलर्जिक डिसीज होती है उसमें बढ़ जाते हैं। और कुछ अटिपिकल इन्फेक्शंस होते हैं, मैलिग्नेंसी होती है, उनमें ये मोनोसाइट और बेसोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो कई बार WBC नॉर्मल आते हुए भी अगर अपन ये चीज देखें नीचे तो इससे अपन को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक कवर करने हैं अपन को। अब आ गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अपन को सिर्फ हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं देखनी, नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की कितनी होती है 12 से 16। अगर इससे कम होती है तो एनीमिया, एनीमिया की ग्रेडिंग ये है 12 से 10 माइल्ड एनीमिया, 10 से 8 मॉडरेट एनीमिया और लेस देन 8 हो रहा है तो सीवियर एनीमिया, और 16 से 18 तक तो नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 18 से भी ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 18 से ज्यादा आ रहा है तो उसको अपन ने पॉलीसाइथेमिया के लिए इवैल्यूएट करना है कि क्यों बढ़ रहा है। कई डिसीजेस होती हैं, बोन मैरो से अगर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कई स्मोकर्स होते हैं या बहुत सारी और भी बीमारियां होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। बाकी एनीमिया की तो पता ही है, बहुत सारी चीजें होती है, एनीमिया का तो अपन पढ़ ही चुके हैं एक आध बार क्लास में। ये हो गया एनीमिया की नॉर्मल वैल्यू। अब जो एनीमिया है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अपन को साइज, उसका आकार, उसका शेप, उसके अनुसार उसको और दूसरी चीजें भी डिवाइड की गई हैं। MCV, MCH, MCHC, RDW, ये सब तुम लोग CBC में नाम देखे होंगे, मतलब किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। पता है ये एक RBC है, RBC का नॉर्मल वॉल्यूम कितना है, नॉर्मल वॉल्यूम देखने के लिए है ना, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है, RBC कितने साइज की है, उसके लिए होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है, मेन वॉल्यूम है इसका, ठीक है। अब MCH होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और MCSC होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एक RBC के अंदर कितने अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये बताता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब ये अमाउंट जो हीमोग्लोबिन का है ये कितने कंसंट्रेशन में है, एक्चुअल कंसंट्रेशन। कई बार क्या होता है RBC छोटी है और उसमें इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो MCH उसका कम आएगा, लेकिन RBC बड़ी है उसमें हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट, देखो इन दोनों में क्या है, ये हीमोग्लोबिन बराबर मात्रा में, लेकिन इसका MCHC कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, दोनों MCH और MCSC दोनों का लगभग एक ही अपन मानते हैं कि उसका कुल मिला के हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है RBC के अंदर ये बताते हैं अपन। तो इसके अनुसार MCV के अनुसार RBC किस किस टाइप की हो सकती है, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। नॉर्मल साइज है तो नॉर्मोसाइटिक, मैक्रो मतलब बढ़ गई है। नॉर्मली अपन मानते हैं 80 से लेके 95 इसकी वैल्यू है, 80 to 95 नॉर्मल होती है, 95 से ज्यादा है तो मैक्रोसाइटिक है, 80 से कम है तो माइक्रोसाइटिक। माइक्रो मतलब पता है ये छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक। RBC किसी को भी एनीमिया होता है, एनीमिया का क्लासिफिकेशन है, एनीमिया के अपन डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले यही चीजें देखते हैं, MCV देखते हैं, MCH देखते हैं। अगर पेशेंट को, और MCH को और बता देते हैं, ये होते हैं MCH MCV दोनों, MCH और MCSC दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक मतलब, क्रोमिक मतलब कि RBC हीमोग्लोबिन कितने मात्रा में है, नॉर्मल मात्रा में तो नॉर्मो। हाइपोक्रोमिक मतलब धुंधला हो गया है, RBC लाइट हो गई, लाइट। हाइपर मतलब डार्क है ना, हाइपरक्रोमिक मतलब डार्क दिख रहा है, ठीक। तो इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन कम है। तो कोई भी अपन अगर किसी को पेशेंट को एनीमिया है उसमें अपन MCH और MCV की वैल्यू देखते हैं, उसके अनुसार डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एनीमिया किस किस टाइप का हो सकता है। नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक,
हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, इस टाइप से बहुत सारे क्लासिफिकेशन बन जाएंगे इसमें। सबसे मेन जो है दो बीमारी होती है, कौन कौन सी? एक आयरन डेफिशिएंसी और एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक मिलता है, मतलब आरबीसी छोटी भी हो जाती है और धुंधली भी हो जाती है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मैक्रोसाइटिक और हाइपरक्रोमिक मिलता है, मतलब आरबीसी बड़ी भी हो जाती है और डार्क भी हो जाती है, लेकिन साइज ओवरऑल एनीमिया होता है उसको। तो ये इनिशियल क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं। थैलासीमिया होता है या फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज होता है, इनमें भी ऐसे ही होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाता है। अब मैक्रोसाइटिक जो है ये लिवर डिसीज, हाइपोथायराइड और बाकी विटामिन B12 तो बताई दिया, इनमें होता है ऐसा। फिर कुछ बीमारियां होती है जिसमें नॉर्मोसाइटिक होता है, आरबीसी की साइज नॉर्मली रहती है। तो अपन किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखते हैं, जैसे 6 आया है, 6 आने के बाद सबसे पीछे हम नीचे ही देखते हैं कि उसका MCV कितना है, MCH कितना है, MCHC कितना है। MCH की नॉर्मल वैल्यू 27 to 32 होती है, ठीक है। इसके अनुसार अपन आगे डिवाइड करते हैं कि पेशेंट को अगला टेस्ट क्या कराना है, ठीक है। पेशेंट को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिख रहा है, MCV भी कम है, MCH भी कम है, तो अपन उसको आयरन डेफिशिएंसी के लिए अपन या तो उसको बोलेंगे कि आयरन प्रोफाइल करा लो, फिर सीरम फेरेटिन करा लो, या फिर थैलेसीमिया अगर सस्पेक्ट करना है तो उसको HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। RDW क्या होता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। कोई भी पेशेंट आरबीसी है ना, जो ओवरऑल जैसे ये अपना बॉडी फ्लूइड चल रहा है, कुछ आरबीसी ऐसी हैं, कई जगह आरबीसी क्या होती है, ऐसी भी होती है। ये बताता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब ओवरऑल जो आरबीसी की चौड़ाई है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो चौड़ाई कहाँ पे ज्यादा होगी? इस जगह पे चौड़ाई ज्यादा होगी, इस जगह पे तो फिक्स टाइप की है। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बताती है कि आरबीसी की डिस्ट्रीब्यूशन कितने चौड़ाई में है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो ये बीमारी बताती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन वेट है वो कम ही रहती है, आरबीसी हमेशा गोले ही गोल रहती है। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स बनने लगती है, पेंसिल सेल, हेलमेट सेल, अलग अलग शेप बना लेती है आरबीसी, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसका बढ़ जाता है। अगला हमने बताया था, पहले अपन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक देख रहे हैं, इसके बाद अपन RDW देखेंगे। RDW अगर बढ़ा हुआ है तो वो फेवर करेगा आयरन डेफिशिएंसी में, RDW कम है या नॉर्मल है तो उसको वो फेवर करेगा थैलेसीमिया में। नॉर्मल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास रहती है इसकी, 15 से 20, ठीक। थोड़ा बहुत सब लोग पढ़ के आए होंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू पता ही है सबको, 1.5 to 4.5 लाख होती है। प्लेटलेट के आगे जो बहुत सारी चीजें और दिख रहती है, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेटलेट रेशो, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। माइल्ड प्लेटलेट कम होने को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर 1 लाख से 1.5 लाख तक है तो माइल्ड, 50,000 से 1 लाख तक है तो मॉडरेट, और सीवियर है तो लेस देन 50,000। कोई भी मेजर सर्जरी जो है, अगर प्लेटलेट आपके पास 50,000 से ज्यादा है तो आप कोई भी मेजर सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है मेजर सर्जरी का। 50,000 से अगर कम आते हैं प्लेटलेट तो भी आपको 20,000 से ऊपर है और कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं है तो कोई आप माइनर सर्जरीज कर सकते हो। माइनर एब्सेस ड्रेन करना है, कोई माइनर सर्जरीज है, कोई प्रोसीजर करना है। लेस देन 20,000 में नॉर्मली तो कोई सर्जरीज नहीं करते हैं जब तक आपके पास प्लेटलेट अवेलेबल ना हो। इसलिए लेस देन 20,000 में यूजली कोई भी IM इंजेक्शन नहीं लगाना आपको। IM इंजेक्शन लगा रहे हो तो भी आप एक माइनर सर्जरी के उसमें जाओगे। तो कोई लेस देन 20,000 प्लेटलेट है तो कोई IM इंजेक्शन नहीं लगाना। 20,000 से 50,000 है तो आप माइनर कोई भी सर्जरी कर सकते हो। 50,000 से ऊपर प्लेटलेट है तो कोई भी आप मेजर सर्जरी कर सकते हो। इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हमने बताए थे। अगर पेशेंट को इन्फेक्टिव है, पेशेंट इन्फेक्टिव मतलब पेशेंट टॉक्सिक लुक है, फीवर है, टॉक्सिक लुक है और पेशेंट क्रिटिकली इल है तो उसका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का क्राइटेरिया रहेगा 20,000। 20,000 से नीचे है तो आपको उसको ट्रांसफ्यूज करना है। अगर पेशेंट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इसको ना तो फीवर आ रहा है ना कुछ आ रहा है, सिर्फ प्लेटलेट कम है तो उसका क्राइटेरिया 10,000 पहुंच जाएगा। 10,000 से अगर उसके कम आते हैं तो अपन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे।
तो ये ओवरऑल अपने को एक सीबीसी हो गया। ये सीबीसी एक अकेले टेस्ट है, अपन को इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं, इसलिए सीबीसी एक बहुत बेसिक टेस्ट है। जो भी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आया है तो उसका सीबीसी टेस्ट तो कराना ही कराना है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लेंट। चलो दूसरा टेस्ट पे आते हैं, एलएफटी। ये बाद में देखेंगे, वो उसकी जो वैल्यूज होंगे समझ। लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर क्या करता है बॉडी में? पूरा मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो ग्लूकोज का हो, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट का, सबका मेटाबॉलिज्म होता है। और क्या होता है, लिवर में अमीनो एसिड बनते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस लिवर में ही की जाती है। तीसरा जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म पूरा लिवर में होता है। तो इसके अनुसार ही उसके टेस्ट बनाए गए हैं, जिसके टेस्ट देख के अपन को ये समझ में आता है कि पेशेंट का लिवर जो है ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिवर फंक्शन के टेस्ट बताओ क्या क्या होते हैं? सीरम बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अच्छे से याद रखना, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। इसके अलावा सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, PT, INR और बस बेसिकली लिवर फंक्शन में इतने ही टेस्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबको, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन पता है, SGOT का फुल फॉर्म बताओ? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट ट्रांसपेप्टाइडेज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीनेज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, सीरम एल्बुमिन ग्लोबुलिन पता है, PT, INR। तो ये दो है, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस बताते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल लिवर का जो कोआगुलेशन बताता है कि लिवर अगर काम नहीं कर रहा तो पेशेंट का कोआगुलेशन प्रोफाइल कैसा है, ये देखने के लिए करते हैं। सीरम बिलिरुबिन का बताएंगे बाद में। SGPT जो है ओवरऑल सबसे बेसिक मार्कर है लिवर फंक्शन का, इसलिए अपन पेशेंट को अगर एक टेस्ट बोला जाए तो हम SGPT कराते हैं। SGPT से समझ में आता है कि लिवर फंक्शन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का रोल प्रेगनेंसी में यूजली ये बढ़ता है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में। अगर ये प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है, मतलब ये अर्ली इंडिकेशन है कि उसका जल्दी से जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो तो पेशेंट कई बार IOD हो जाता है, ठीक है। तो अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज लास्ट ट्राइमेस्टर में अपन को लगातार कराते रहना चाहिए। अगर ये बढ़ता है तो उसको अर्ली सिजेरियन सेक्शन का इंडिकेशन होता है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेट एल्कोहलिक लिवर डिसीज का इंडिकेशन है, ये यूजुअली एल्कोहलिक लिवर डिसीज में बढ़ जाता है। और SGOT भी एल्कोहलिक में ज्यादा बढ़ता है। अब बिलिरुबिन में दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है टोटल, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टोटल की वैल्यू कितनी होती है? 0.2 से ऑलमोस्ट या 3 से 1 तक होती है। डायरेक्ट होता है 0.1 to 0.3, इनडायरेक्ट होता है 0.3 to 0.7, है ना। अब ये बिलिरुबिन जो है ना, सीरम बिलिरुबिन बनता कहाँ से है? RBC है, RBC टूटती है, RBC टूटने के कारण वहां से प्रोडक्शन होता है हीम का। हीम आगे जाके और मेटाबोलाइज होता है, उससे बिलीवर्डिन बनता है। बिलीवर्डिन और मेटाबोलाइज होता है तो उससे बिलिरुबिन बनता है। तो बिलिरुबिन जो है ये इनिशियली, जैसे ये लिवर है, यहाँ से आ रही है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टूटता है, टूटने के बाद यहाँ पे मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज के बाद यहाँ पे बन जाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन अभी इनडायरेक्ट होता है, जब ये लिवर में कुछ एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, मिलने के बाद वो उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोल जाते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। इसके बाद लिवर में आता है, लिवर में जाने के बाद उसका मेटाबोलाइज होता है। लिवर के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन होंगे। जब यहाँ से बाहर निकलता है तो जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद फिर यहाँ से निकलता है। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है वो क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जहाँ से निकलता है वो भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। कहाँ पे ओपन होता है? ये सेकेंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होगा, यहाँ से वो मोशन में निकल जाएगा। तो जो मोशन को जो कलर देता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही होता है, ठीक है।
तो इसके हिसाब से जो बीमारियां हैं, बीमारियां 3 भाग में डिवाइड की गई हैं। जो पीलिया है, प्री हिपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस मतलब वो पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, लेकिन पेशेंट को जॉन्डिस लिवर के कारण नहीं हो रहा, लिवर में पहुंचने के पहले जो भी चीजें हो रही है उसके कारण जॉन्डिस हो रहा है। प्री हिपेटिक जॉन्डिस, लिवर में कोई भी डिसीज होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक जॉन्डिस, और लिवर के बाद जो चीजें हो रही है उसको बोलते हैं पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस यूजुअली मेनली क्या होगा, मेनली इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होगा। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, या तो आरबीसी रप्चर के कारण बनता है। आरबीसी रप्चर कहीं पे भी हो सकती है, जैसे नियोनेट्स में देखा है। नियोनेट्स में क्या होता है, आरबीसी का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नियोनेट्स में आरबीसी कौन सी होती है, चेन पता है आरबीसी की, अल्फा टू गामा टू चेन होती है। नियोनेट्स में आरबीसी चेन लगातार चेंज होती रहती है, अल्फा टू गामा टू से अल्फा टू बीटा टू में कन्वर्ट होने लगती है, और आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होता है। तो नियोनेट्स में आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के कारण उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने लगता है, और जब डिस्ट्रॉय होगी तभी बढ़ेगा। इसलिए जब नियोनेट्स पैदा होता है तब नहीं होता उसका बिलिरुबिन, 4-5वें दिन तक बढ़ता है, ठीक है। नियोनेट्स में 5 तक जो है बिलिरुबिन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बताते हैं। 5 से अगर बढ़ रहा है तो पैथोलॉजिकल है, ठीक। तो स्प्लीनोमेगाली होती है, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रही है, और कोई कारण है, कई बार पेसमेकर लगे रहते हैं उसके कारण आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब कोई भी कारण हो जिससे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। मैक्रोसिटिक एनीमिया है, उसमें भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। कोई भी कारण हो जिससे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पैदा करेगा। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें लिवर में है ना, जो कॉन्जुगेटेड वाला एंजाइम है वो ही नहीं होता है, तो जहाँ पे भी बिलिरुबिन होता है उसमें अनकॉन्जुगेटेड ही बिलिरुबिन होता है। कुछ कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होते हैं, वो उसके सिंड्रोम्स के नाम तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे होते हैं। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ी रहता है, पेशेंट को सब कुछ नॉर्मल रहता है, सिर्फ पेशेंट को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना हुआ रहता है। हेपेटिक जॉन्डिस तो है ही। हेपेटिक में मतलब लिवर में कोई भी डैमेज हो, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो या फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो या फिर बहुत सारी और हेपेटाइटिस होती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, है ना। कोई भी कारण हो जिसमें लिवर में डैमेज हो रहा हो, लिवर एब्सेस हो गई हो, इसमें क्या होगा, इसमें जो जॉन्डिस होगा उसमें दोनों चीजें रहेंगी, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा और डायरेक्ट भी बढ़ेगा। और पोस्ट हेपेटिक मतलब यहाँ पे या तो गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर इसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं से रुकावट है, कोई पथरी फंस गई है, कोई स्टोन फंस गया है, या फिर कोई कैंसर का सेल्स फट गया है, उसके कारण पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा। ये मेनली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये यहाँ से निकलेगा मोशन से। अब कहीं पे भी यहाँ पे रुकावट होगी, यहाँ पे रुकावट होगी तो क्या होगा, क्या होगा, पीछे इकट्ठा होने लगेगा, पीछे इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ मोशन में जाएगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के कारण इचिंग भी होती है, मोशन लाइट कलर का भी हो जाएगा, मोशन लाइट कलर का हो जाएगा, यूरिन डार्क कलर की हो जाएगी। यूरिन जो डार्क कलर होती है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के कारण होती है। इनडायरेक्ट में यूजुअली यूरिन इतनी डार्क नहीं होती है। इनडायरेक्ट में एक दूसरा कंपोनेंट होता है यूरोबिलिनोजन। यूरिन यूरोबिलिनोजन होता है जो कि आरबीसी रप्चर होने के कारण होता है, वो यूरिन में निकलने लगता है, उससे कहाँ यूरिन का कलर हल्का सा येलो होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में। मेन आपको दिमाग लगाने वाली बात यह है, एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, एक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, नाम सुना है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, जो अपन ने ब्लड ब्रेन बैरियर पिछले क्लास से पढ़ा था ना, कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है कि ब्रेन के अंदर कोई भी चीज अंदर जाने से वो रोकता है। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेता है। इसलिए अपन को जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है तो अपन को रिस्क रहता है कि पेशेंट हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में न चले जाए, अपन लगातार वॉच करते रहते हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसको पार ही नहीं कर पाता, इसलिए बच्चों में कितना भी पीलिया हो जाए अपन को ज्यादा टेंशन नहीं होती है। सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट है उनको पीलिया कितना भी हो जाए अपन को टेंशन नहीं होती, क्योंकि हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में वो लोग नहीं जा सकते, वो लोग नॉर्मली रहेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर को अनकॉन्जुगेटेड पार ही नहीं कर पाता, ठीक है। नॉर्मली जो है अगर बिलिरुबिन बढ़ता है 3 तक बिलिरुबिन सब क्लिनिकल होता है, 3 बिलिरुबिन से कम अगर होता है दिखाई नहीं देता है। 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 3 से 5 में रहता है, पेशेंट को आईज में देखने लगेगा, स्क्लेरा जो है येलो देखने लगेगी। 5 से 10 में वो पेशेंट के बॉडी में फेस देखने लगेगा, फेस भी देखने लगेगा, उसका नेक भी देखने लगेगा,
10 से 15 में उसके हाथ भी दिखने लगेंगे और 15 से 20 में पूरे बॉडी येलो हो जाएगी उसकी। ठीक है, चेहरा देख के अपन बोल सकते हैं कितना भी है। ठीक है, 3 से कम है तो वो नहीं दिखता है, सब क्लिनिकल होगा। चलो दूसरा टेस्ट क्या है, एसजी पीटी और एसजी ओटी। एसजी पीटी यूजली वायरल हेपेटाइटिस में ज्यादा बढ़ता है, एसजी ओटी एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बढ़ता है। इनकी वैल्यू का जरूर ध्यान रखना है। इसमें कब आपको ट्रीटमेंट करना है, कब आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। आरएक्स ट्रीटमेंट की जरूरत किसको है, किसको नहीं है। जब तक पेशेंट असिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है या फिर सिम्टोमेटिक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो एसजीओटी एसजीपीटी की वैल्यू 5 टाइम्स होना चाहिए, 5 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, तब आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर सिम्टोमेटिक है तो 3 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, तब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब नॉर्मल वैल्यू इनकी होती है 40 से कम। ठीक है, चाहे वो एसजीपीटी हो चाहे एसजीओटी हो, 40 से कम में आप बोलोगे कि नॉर्मल ही चाहे कितना भी हो। अगर वो असिम्टोमेटिक है पेशेंट कोई भी, तो एसजीओटी एसजीपीटी की वैल्यू 200 से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको ट्रीटमेंट उसका करना है, नहीं तो नहीं करना। ऐसी सिम्टोमेटिक है तो उसकी वैल्यू 120 से ज्यादा होनी चाहिए, तब उसको आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत कॉमनली है। अगर हल्का सा पी लिया है, कई बार 40 से अपन को 40 से एसजीपीटी 60 भी बढ़ जाता है ना, तो अपन उसको ट्रीटमेंट बोल लेते हैं कि ट्रीटमेंट चालू करें कि ना करें। तो ट्रीटमेंट 40 से 60 पर नहीं करना। ट्रीटमेंट 40 से 60 बढ़ रहा है, 40 से 100 हो गया, तो अपन को ये एक वो हो जाता है कि लिवर में कहीं ना कहीं डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। ये अपन को एक इंडिकेशन है कि लिवर को मॉनिटर करते रहें। लेकिन अगर जब तक वो इस लेवल से ऊपर नहीं आ रहा, तब तक कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं उसको। तो किसी भी पेशेंट को आप स्टार्ट क्या करते हो, जो हेपाकाइंड स्टार्ट करते हो, लॉनिट देते हो, ये सब आपको तभी देना है जब इनकी वैल्यू 120 से, अगर सिम्टोमेटिक है तो 120 से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और असिम्टोमेटिक कुछ भी नहीं हो रहा उसको। कई बार रूटीनली अपन टेस्ट कराते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी 40 से 50 से जाता है, आपके पास लोग रिपोर्ट दिखाने आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा एसजीपीटी एसजीओटी 40 से 60 हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो उनको जब तक 200 से ऊपर नहीं आ रहा, तब तक कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसकी जब वायरल हेपेटाइटिस में ये वैल्यू कई बार 6,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, कई पेशेंट अपन ने देखे होंगे, इनकी वैल्यू 6,000 तक पहुंच जाती है। नॉर्मली 2,000 से 3,000 वैल्यू तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहती है। 2,000 तक कोई भी वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है। फिर क्या आते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमने बता दिया। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की नॉर्मल वैल्यू कितनी, लगभग 320 के आसपास रहती है, 320 से कम होती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोलेस्टेरोसिस, प्रेगनेंसी में जो बाइल का सेक्रीशन है ना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उस केसेस में इसकी वैल्यू बढ़ती है। इसका वेस्पेट एक ही सिग्निफिकेंस है कि अगर ये बढ़ रही है तो आपको उसको अर्ली कहीं ना कहीं से डिलीवरी करानी पड़ेगी, नहीं तो पेशेंट को आगे रिस्क रहेगा। पेशेंट हेपेटाइटिस भी हो सकती है, पेशेंट को आईओडी भी हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोलेस्टेरोसिस होती है ना, वो अलग अलग एंजाइम है। प्रेगनेंसी में क्या है, बाइल का सेक्रीशन थोड़ा स्लो हो जाता है, बाइल का जो फ्लो स्लो हो जाता है, उसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ने लगता है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ने लगता है। 2 चीजें बढ़ती हैं इसमें, उसी के कारण ये बढ़ता है। ये वही अर्ली इंडिकेशन है। नॉर्मली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा इसके बढ़ने में, सिर्फ आपको रूटीनली आपको लास्ट टाइम में चेक कराना ही है सब पेशेंट का। खासकर जो पेशेंट अगर बिलिरुबिन किसी का थोड़ा बहुत भी बढ़ा हुआ है तो चेक कराना ही कराना है। अर्ली इंडिकेशन है, नहीं तो पेशेंट फिर फ्रैंक हेपेटाइटिस में आ जाता है। सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी होती है पीलिया वाले पेशेंटों की, देखा होगा। पीलिया वाले पेशेंट यूजुअली कहीं पे भी रखते भी नहीं है लोग, इसलिए नहीं रखते क्योंकि आगे उसकी मॉर्टलिटी बहुत है। तो ये अर्ली इंडिकेशन है कि आप तुरंत ही उसका सिजेरियन कर दो। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टेड एक स्पेसिफिक मार्कर है जो कि सिर्फ एल्कोहलिक लिवर डिसीज में ही बढ़ता है। किसी का जीजीटी अगर बढ़ा है तो वो 95% तक एल्कोहलिक होगा, ठीक है, तो रूटीन टेस्ट में आएगा। फिर आते हैं सीरम प्रोटीन नॉर्मल जो अपना लिवर है, नॉर्मली दिन भर में 10 से 12 ग्राम तक तो प्रोटीन बनाता है। ये क्रोनिक लिवर डिसीज का बहुत स्पेसिफिक मार्कर है। किसी पेशेंट को क्रोनिक लिवर डिसीज होती है, उसके सब टेस्ट नॉर्मल आएंगे, सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी सब कुछ नॉर्मल आता है, सिर्फ सीरम प्रोटीन कम आता है। सीरम प्रोटीन नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है सीरम प्रोटीन की?
6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। इसमें से दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो है वो लगभग 4 होता है, ग्लोबुलिन भी लगभग 4 होता है, 4 से 5 होता है। नॉर्मली ग्लोबुलिन एल्बुमिन से ज्यादा होता है, नहीं बोला, ग्लोबुलिन कम होता है, 2 से 3 होता है, ये 4 से 5 होता है। नॉर्मली एल्बुमिन ज्यादा होता है, ग्लोबुलिन कम होता है। कई क्रोनिक डिसीज होती हैं, क्रोनिक लगातार लंबे समय से जिसको इन्फ्लामेशन होता है उसमें ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशो रिवर्स हो जाता है उसमें। सारे टेस्ट का इंडिकेशन इंडिकेशन सबका लिवर इंडिकेशन कराना कब है? पीटीआई ना बता दे रहे, फिर बताते हैं। पीटी जो है क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये कोआगुलेशन मार्कर है। जितने भी कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं, कोआगुलेशन फैक्टर यूजुअली जहाँ सब ज्यादातर जो कोआगुलेशन फैक्टर हैं वो लिवर में ही बनते हैं। तो अगर पेशेंट को एक इनिशियल मार्कर होता है कोआगुलेशन का, ये यूजुअली फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 के लिए बना रहता है। फैक्टर 8 है, ये नॉर्मल जो कोआगुलेशन पाथवे होते हैं, 2 पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, सुना होगा नाम कोआगुलेशन के, पढ़े हैं? इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे कोआगुलेशन फैक्टर के नहीं पढ़े? कोआगुलेशन के 2 अलग अलग पाथवे होते हैं, 2 अलग अलग पाथवे में एक फैक्टर 8 होता है, बहुत दोनों पाथवे में आता है। अगर ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, जो कि मेनली लिवर से ही बनता है, और उसमें अगर ये पीटी बढ़ जाता है, ठीक है, एक अलग एपीटीटी सुना होता है, एक एपीटीटी टेस्ट होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये फैक्टर 9 को बताता है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से बढ़ जाता है ये। चलो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना दिमाग बस याद रखो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है, ये नॉर्मल वैल्यू जो है लेस देन 13 होती है, लेस देन 13। अगर 13 से ज्यादा बढ़ रहा है तो कोआगुलेशन डिफेक्ट हो सकता है। एक आईएनआर होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, अलग अलग लैब में इसकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। ये वैल्यू अगर 1 है तो मतलब नॉर्मल है, अप टू 2 है, 2 से कम है तो अपन कोई सी भी लिवर में डिफेक्ट नहीं है, कोई सी भी मेजर या माइनर सर्जरी कर सकते हैं। 2 से ज्यादा है तो आप कोई भी सी मेजर या माइनर सर्जरी नहीं कर सकते। पीटी अपन कराते हैं ना, कब कराते हैं? चलो अब कराते कब है ये देख लेते हैं। सबसे पहले सीरम बिलोबिन कब कराते हैं? सीरम बिलोबिन तब कराते हैं जब पेशेंट को एक्सरेस दिख रहा है, अपन को पता करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, पेशेंट को इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट बढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली पता करना है। कॉज ऑफ है, एनीमिया का कॉज है, कई बार एनीमिया है, एनीमिया देखना रहता है कि एनीमिया का कॉज क्या है, एनीमिया का कॉज देखने के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस के लिए करते हैं, एक इनिशियल मार्कर है, एक रूटीन टेस्ट में भी कर सकते हैं। रूटीन टेस्ट में सीरम बिलोबिन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर बिलोबिन बढ़ा हुआ होगा तो आंखों में दिख ही जाता है। रूटीन टेस्ट में अपन इसकी जगह एसजीपीटी करते हैं, क्योंकि एसजीपीटी जब नॉर्मल से तब थोड़ा सा बढ़ता है तो दिखता नहीं है, सीरम बिलोबिन तो बढ़ेगा तो दिख ही जाएगा, तो एज ए रूटीन टेस्ट में इसको यूज नहीं करते हैं। एनीमिया का इवैल्यूएशन में यूज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस के इवैल्यूएशन में यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों में करते हैं, न्यूनेट्स में देखना है कि इनडायरेक्ट बिलोबिन कितना बढ़ा हुआ है उसके लिए ट्रीटमेंट में, और बस बिलोबिन का इंडिकेशन लगभग इतना ही रहेगा। कॉन्जुगेटेड बिलोबिन है, पोस्ट अगर दिख ही रहा है तो कराना है। एसजीओटी एसजीपीटी पता ही है आपको, नॉर्मली एक बेसिक टेस्ट है, किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। ये एक्यूट इन्फेक्शन है, लिवर में कितना डैमेज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो देखने के लिए करते हैं। कोई सी भी एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है उसमें लिवर थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है तो एसजीओटी एसजीपीटी, हल्के डैमेज सब में होते हैं, हल्का सा लिवर एंजाइम सब में रेज हो सकते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो स्कारपाइफस हो, नॉर्मल कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, थोड़ा बहुत लिवर डैमेज होता ही है उसमें, तो एसजीपीटी थोड़ा बहुत रेज हो सकता है, इसलिए कराते हैं कितना लेवल ऑफ डैमेज हुआ है। नॉर्मली कोई अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अलावा कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल 500 से ज्यादा नहीं जाता। 500 से अगर ज्यादा जा रहा है तो फिर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ही होगा, उसके अलावा और कोई डिसीज नहीं होगी इसको, है ना। एसजीओटी तो पता ही है, लिवर डिसीज में एल्कोहलिक लिवर डिसीज, एल्कोहल में ज्यादा बढ़ता है। फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज बता दिया हमने, प्रेगनेंसी में गामा ग्लूटामाइड बता दिया है।
PTINR का सिग्निफिकेंस बता दिया। एल्बुमिन अपन को किसी भी पेशेंट को अगर खासकर कब करते हैं, क्रोनिक लिवर डिसीज देखना हो या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज देखना हो। किडनी से क्या है, किडनी से एल्बुमिन एक्सक्रीट होता है और लिवर से बनता है। तो अगर चाहे लिवर डिसीज हो चाहे किडनी डिसीज हो, दोनों में एल्बुमिन कम होगा। तो एल्बुमिन की नॉर्मल वैल्यू अगर 2 से ऊपर है तब अपन कोई सा भी उसका नॉर्मल पेशेंट का अगर फ्लूइड निकालना हो, चाहे वो प्लूरल फ्लूइड हो चाहे वो साइटिक फ्लूइड हो, निकाल सकते हैं। 2 से अगर कम है तो पहले आप उसको एल्बुमिन करो, एल्बुमिन डालो, उसके बाद। नहीं तो क्या होता है, कई बार एल्बुमिन की डेफिशिएंसी से पेशेंट शॉक में चले जाता है। एल्बुमिन क्या होता है, पेशेंट को बाउंड करके रखता है। पेशेंट की जो ये नॉर्मली फ्लूइड है ना, इसमें ब्लड है, ब्लड में एल्बुमिन है, एल्बुमिन एक तरीके से बांध के रखता है, उसको गाढ़ा करके रखता है। अगर एल्बुमिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। खून पतला हो जाएगा तो क्या है, लीक करने लगेगा। इसलिए जो एल्बुमिन की कमी वाले पेशेंट देखेंगे, तुमने जो पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे में सूजन आती है, हाथ पैर सूज जाते हैं, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्लड से जो है पानी इसमें लगता है, कुल मिला के तो बाहर आ जाता है। एल्बुमिन उसको बांध के रखता है, एक गोंद का काम करता है वो कुल मिला के। चलो LFT हो गया। LFT के बाद है KFT। KFT में क्या क्या आता है, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम। बस मेनली तो यही आते हैं। कब कराते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट? नॉर्मल वैल्यू कितनी, यूरिया की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 40 से कम, ठीक है। क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 1.2 से कम, ठीक। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 6 to 7 से कम, ठीक। कम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कितनी भी कम हो सकती है। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 से, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.5, ठीक। नॉर्मल वैल्यू हो गई। कब कराते हैं, कोई भी पेशेंट है जब आपको क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, पहला एक्यूट किडनी इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो, पेशेंट की यूरिन कम आ रही है, ठीक है। पहला किडनी इंजरी कब सस्पेक्ट करोगे, यूरिन नहीं गया हो। रूटीन टेस्ट है कि पेशेंट अगर यूरिन नहीं जा रहा है तो आपको यूरिक क्रिएटिनिन कराने हैं। दूसरा एज ए रूटीन टेस्ट है जब पेशेंट को मोर देन 5 डेज से अगर फीवर आ रहा है या मोर देन 5 डेज से कोई सी भी डिजीज हो, तब आपको क्रिएटिनिन कराना ही कराना है उसका, ठीक है। तीसरा कब कराओगे, वो तो आपको एक ही आगे ना, जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको किडनी इंजरी होगी। कोई सी भी पेशेंट हो जब उसको यूरिन नहीं आ रही है तो, कोई भी मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, मल्टीपल जॉइंट पेन वाला पेशेंट है, मल्टीपल जॉइंट पेन, यूरिक एसिड की कमी से यूजली जो जॉइंट पेन होते हैं वो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, कौन सा होता है फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, पैर का होता ना, बड़े अंगूठे का पहले, पैर का बड़े अंगूठे का पहला ये पैर है, पैर का ये वाला जॉइंट, जो बड़े अंगूठे के जो सबसे नीचे होता है ना, जो ठुड्डी निकली रहती है, वो होता है फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है सीरम यूरिक एसिड जब बढ़ता है। उसके अलावा दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व होता है एंकल जॉइंट। तो किसी भी पेशेंट का अगर मेटाटार्सोफेलेंजियल या फिर एंकल जॉइंट में एकदम से स्वेलिंग आ गई है, एकदम से पेन होने लगा है, ये मोस्ट कॉमन होता है यूरिक एसिड में। जब यूरिक एसिड बढ़ सकता है हाइपर यूरिसेमिया से, तब आप सस्पेक्ट करते हो कि यूरिक एसिड बढ़ा होगा। तो मतलब कोई भी एक नॉर्मल इवैल्यूएशन भी है, अगर पेशेंट जॉइंट पेन लेके आया है तो उसका यूरिक एसिड कराते ही कराते हैं। सोडियम पोटेशियम लेवल कब कराते हैं, सबको पता ही है। जब भी पेशेंट सोडियम अगर कम होता है, पेशेंट क्या हो सकता है, अल्टर्ड बिहेवियर में, एक्यूट ऑनसेट अल्टर्ड बिहेवियर, एक्यूट ऑनसेट उसको स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ रही है बॉडी में, पेशेंट अकड़न टाइप की होती है, जो काफ पेन हो रहा है। कैल्शियम किया जाएगा ना, कैल्शियम क्या, कैल्शियम इसमें आता नहीं है। केएफटी में कैल्शियम, एलएफटी में आएगा, एलएफटी में आ जाएगा। काफ पेन हो रहा है, काफ पेन यूजली जब पोटेशियम कम होता है ना, पोटेशियम कम होने के कारण क्या होता है, यूजली ये काफ है, काफ में बहुत ज्यादा तेज पेन होने लगता है। हाथ पैर, जितने भी दस्त वाले पेशेंट हो बोल देखे होंगे तुमने, दस्त वाले पेशेंट क्या बताते हैं, हाथ पैर में बहुत तेज दर्द होना। ये दर्द होना इसलिए बताते हैं पोटेशियम की कमी से, ठीक है। ईसीजी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है पोटेशियम से रिलेटेड, मतलब ईसीजी में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ रहा है, या फिर सीवियर ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, या फिर सीवियर टैकीकार्डिया वीटीईटी में जा रहा है। तीनों कंडीशन हो सकती है, या तो कंप की तरफ जा रहा है सीवियर ब्रेडिकार्डिया, या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, या फिर पेशेंट तेज पे जा रहा है टैकीकार्डिया हो रहा है। दोनों कंडीशन में आपको सोडियम पोटेशियम लेवल कराना है।
UTI में हाँ, कोई भी पेशेंट आप सस्पेक्ट कर रहे हो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट से यूटीआई, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी स्टोन, इन सब केसेस में आपको क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मली कराना हो। इसके अलावा आप कुछ मेडिकेशन है, मेडिकेशन में पता है नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन कौन कौन सी है, अमीकासेन, या फिर कोई आप पेन किलर दे रहे हो, इसको देने से पहले आपको टेस्ट कराना है, या फिर आप उसको हायर एंटीबायोटिक दे रहे हो। हायर एंटीबायोटिक में क्या क्या आते हैं, मेरोपेनम, पेप्रोसिन, टेजोवेक्टम, वैंकोमाइसिन और इमीपेनम, ये सब जो है इनमें किडनी में डोज मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो डोज मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी है इसकी, केएफटी की नॉर्मल वैल्यू है कि नहीं, इतनी इसकी कंडीशन है, इसमें आपको केएफटी कराना ही कराना है। तो कोई भी पेशेंट आप देख रहे हो वार्ड में, अगर वार्ड में किसी को मेरोपेनम चल रहा है, पिब्जो चल रहा है, वैंकोमाइसिन चल रहा है या इमीपेनम चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी एटलीस्ट केएफटी नॉर्मल है या नहीं है। किसी भी पेशेंट को आप पेन किलर दे रहे हो या फिर अमीकासिन, अमीकासिन तो मैंडेटरी है कि अमीकासिन किसी को दे रहा है तो आपको उसको क्रिएटिनिन लेवल पता हुआ होना चाहिए। कब कराते हैं ये तो पता ही है। किसी भी पेशेंट है जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको एक्यूट किडनी इंजरी हुई हो, एक्यूट किडनी इंजरी हुई है कैसे पता लगेगा, पेशेंट की यूरिन आउटपुट नहीं आ रही, इसलिए आप हमेशा कोई भी सीरियसली इल पेशेंट होता है सबसे पहले यही पूछते हो कि उसका यूरिन आउटपुट कितना है। ये यूरिन आउटपुट एक कॉमन इंडिकेशन प्रोग्नोसिस का भी है कि पेशेंट की अगर किडनी ठीक चल रही है मतलब उसका ओवरऑल बॉडी का सर्कुलेशन ठीक ठाक चल रहा होगा। क्योंकि ब्लड अगर किसी पेशेंट को भले चाहे बीपी कम है लेकिन अगर उसकी यूरिन आउटपुट ठीक है मतलब उसका इंट्रिंसिक सर्कुलेशन ठीक ठाक चल रहा है, उसको बॉडी के अंदर किडनी तक ब्लड तो जा ही रहा है। ठीक, और क्या हो गया, मल्टीपल ज्वाइंट पेन हो गया, कब कराते हैं ये हो गया, नॉर्मल वैल्यू सबको पता है। अब आते हैं यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसमें से। यूजली जो है क्रिएटिनिन जो है ये एक मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंस फैक्टर होता है क्रिएटिनिन। अगर किसी को एक टेस्ट कराना है तो अपन क्रिएटिनिन लेवल कराएंगे, इससे सब कुछ पता चल जाता है। यूजली यूरिया जो है ना पहले बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे किसी पेशेंट को प्रीरीनल जो एकेआई है एक्यूट किडनी इंजरी, ये भी 3 टाइप की होती है, एक होता है प्री रीनल, एक होता है रीनल, एक होता है पोस्ट रीनल। प्री रीनल कब होगी ये किडनी है, ठीक है, किडनी तक आपको ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड यहां से निकला, अब किडनी तक ब्लड जा रहा है, अब किडनी तक ब्लड जा ही नहीं रहा है प्रॉपरली। कोई भी बीमारी ऐसी होगी जिसको किडनी तक ब्लड नहीं जा पा रहा है उसको बोलेंगे प्रीरीनल एआरएस। प्रीरीनल एआरएस में क्या होगा, मोस्ट कॉमन डायरिया, एक्यूट डायरिया या फिर एक्यूट सीवियर ब्लड लॉस, है ना। एक्यूट डायरिया हो गया, डायरिया में ब्लड का वॉल्यूम ही इतना कम हो गया कि पेशेंट को किडनी तक ब्लड जा ही नहीं पा रहा, उससे कहा अगर किडनी में डैमेज हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्रीरीनल एआरएस। किडनी की अपनी डिसीज है, चाहे वो किडनी एब्सेस हो, चाहे वो किडनी के इन्फेक्शन हो, चाहे वो बहुत सारी किडनी की इंजरी होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम किडनी डिसीज है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रही है ना, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जो कि किडनी में पर्सनली डैमेज करते हैं किडनी को, उस कंडीशन में रीनल डैमेज बोलते हैं। पोस्ट रीनल एआरएफ कब बोलते हैं, जब किडनी के बाहर जा चुकी है, यूरेटर के लेवल पे आ गई, किडनी से क्या जा रहा है यहाँ से यूरेटर, फिर आगे यूरेटर, यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उससे कारण किडनी में डैमेज हो रहा है, चाहे वो स्टोन पर रुक गया हो, चाहे वो कोई मास के कारण रुक गया हो, चाहे ब्लैडर के कारण रुक गया हो, मतलब कोई भी कारण है जहाँ पीछे से रुकावट आ गई है उससे कारण किडनी में डैमेज हो रहा है तो उसको पोस्ट रीनल बोलते हैं। तो प्री रीनल एआरएस में यूजली पहले यूरिया बढ़ता है बाद में क्रिएटिनिन बढ़ना चालू होता है, ठीक है। रीनल में पहले क्रिएटिनिन बढ़ेगा और पोस्ट रीनल में भी पहले इनिशियली क्रिएटिनिन बढ़ता है फिर यूरिया बढ़ना चालू होता है, बस प्री रीनल में यूरिया पहले बढ़ना चालू होता है। तो किसी पेशेंट अगर डायरिया वाला पेशेंट है, डायरिया वाला पेशेंट में अगर इनिशियली पता करना है कि उसको किडनी डैमेज स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए यूरिया सबसे अच्छा टेस्ट है। क्रिएटिनिन क्योंकि शुरुआत में नहीं बढ़ता इंट्रिंसिक और पोस्ट रीनल में तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है पहले, तो वो कर सकते बस इतनी बहुत है आगे कौन सा टेस्ट
T3 T4 TSH। इसका चलो बेसिकली बता देते हैं, बस टाइम हो ही गया उसका। ये क्या होती है यहाँ पे ब्रेन के अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ संदेश भेजता है? हाँ, पिट्यूटरी में भेजता है। पिट्यूटरी कहाँ संदेश दे रही है? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड कहाँ संदेश दे रहा है? बॉडी में। हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। ये कौन सा हार्मोन भेजता है यहाँ पे? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से बोलता है, पिट्यूटरी TSH निकालती है, TSH निकालती है। TSH थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि तुम हार्मोन निकालो। थायराइड ग्लैंड निकालता है T3 T4, और ये बॉडी में जाती है। बॉडी के पास जब पर्याप्त मात्रा में T3 T4 आ जाता है तो वो वापस हाइपोथैलेमस को बोलता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में T3 T4 आ चुका है, अब आप ये निकालना बंद कर दो TRH। तो ये यहाँ से निकालना कम कर देती है, पिट्यूटरी में कम संदेश देगी। पिट्यूटरी यहाँ से TSH कम निकालना चालू कर देगी, ये थायरोग्लोबुलिन को संदेश दे देगी, तो ये यहाँ से T3 T4 कम निकालना चालू कर देगा। ओवरऑल बॉडी का मेंटेन हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम चालू हो जाता है इसमें कि अगर एक चीज में यहाँ पे बॉडी को अगर ज्यादा मिल रहा होगा तो यहाँ से कम करा देगा, बॉडी को कम मिल रहा होगा तो यहाँ हाइपोथैलेमस को वो संदेश दे देगी कि ये ज्यादा निकालो। ये ज्यादा निकालेगी तो ये TSH ज्यादा निकालेगा, TSH ज्यादा निकालेगा तो T3 T4 बढ़ने लगेगा। तो ये नॉर्मली बॉडी के फ्लूइड है। ये थायराइड ग्लैंड करती क्या है? थायराइड ग्लैंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, बॉडी की जितना भी मेटाबॉलिज्म हो, चाहे लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी में टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सबको मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी, मतलब T3 T4 बढ़ जाएगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सब चीजों में बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पेशेंट को लीन एंड थिन होने लगेगा। पेशेंट लीन एंड थिन होने लगेगा, उसकी सब एक्टिविटी बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा? हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, गट की एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो लूज मोशन लगने लगेंगे उसको, आंख की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आंख बाहर आ जाएगी, प्रोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है, ये मोनली सिम्टम्स बता रहा हूं मैं। पेशेंट लगातार दुबला पतला होते आ रहा है, पेशेंट को भूख बढ़ रही है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया, लूज मोशन हो रहा है और आंखें बाहर आ रही है। ये सब सिम्टम काय के हैं? हाइपरथायराइडिज्म के। स्किन उसमें होगी। अब ये हो गया हाइपरथायराइड की। हाइपोथायराइड में क्या होगा? अगर ये एक्टिविटी कम है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा? ओबेसिटी बढ़ जाएगी और एपेटाइट कम हो जाएगी उसकी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और इतना नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। नॉर्मली स्किन जो है, स्किन उसकी रफ हो जाएगी, स्किन बहुत स्केल्स बनने लगेंगे, रफ स्किन हो जाती है उसकी। ठीक, ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। ये नॉर्मल सिम्टम्स बता दिए हमने। अब इनका रेगुलेशन, एडिमा भी आएगा, एडिमा ही वो है, एडिमा भी आ सकता है, वो आखिरी में आएगा। ठीक, ये याद रख लो, तुम्हें बस मेटाबॉलिक रेट बढ़ानी है। पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट सब जगह से बढ़ा दोगे तो पतला हो जाएगा, एपेटाइट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। ये हाइपोथायराइडिज्म के हैं। इसके अलावा इनमें कहीं पे भी बीमारी होती है इस लेवल पे। अब ये तो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन है, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बॉडी सिस्टम रेगुलेट करती रहेगी। अब इसमें 4 लेवल पे बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, किस लेवल पे बीमारी होगी, किस लेवल पे होगी, उसके हिसाब से डिसीज बन सकती है। अब हाइपोथैलेमस खराब हो गया आपका, हाइपोथैलेमस खराब हो गया तो क्या होगा? इसने टीआरएच, यहाँ से बॉडी ने संदेश भेजा, इसने टीआरएच पे रेगुलेशन कम कर दिया, टीआरएच रेगुलेशन कम हो गया तो पिट्यूटरी ने टीएसएच भी नहीं सिक्रीट किया, टीएसएच सिक्रीट नहीं किया तो T3 T4 नहीं बना। तो अगर हाइपोथैलेमस में अगर कोई डिफेक्ट है तो टीएसएच वैल्यू भी लो आएगी, T3 वैल्यू भी लो आएगी, T4 वैल्यू भी लो आएगी, ये याद रखना। ठीक, हाइपोथैलेमस में अगर कोई फंक्शन होता है तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि, चलो ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक सेंटर में थायराइड के अलावा वो कई हार्मोन और भी रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस में अगर कहीं डिफेक्ट आएगा तो बाकी दूसरे हार्मोन से उसमें भी फर्क पड़ेगा।
इसमें तो ये वैल्यू, अगर किसी भी पेशेंट की वैल्यू अगर इस टाइप की दिख रही है तो एक बार दिमाग में अपन को आना चाहिए कि उसका लेवल कहाँ हो सकता है, हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी में अगर कोई खराबी आएगी तो भी यही होगा। टीआरएस तो अपन चेक करते नहीं है, अपन तो ये तीनों चेक करते हैं। तो पिट्यूटरी में है तो भी वो टीएसएच कम निकालेगा, टीएसएच कम निकालेगा तो T3 T4 कम आएंगे। तो हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी, इनमें अगर डिफेक्ट है तो ये सब चीजें कम आएंगी। ये बहुत रेयर है, अपने यहाँ एक दो पेशेंट हैं ऐसे, उनको बोलते हैं ग्लोबल पिट्यूटरी में डिफेक्ट होता है, शीहैन सिंड्रोम बोलते हैं। शीहैन सिंड्रोम, कोई पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाएगा, कहीं पे हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें टीएसएच T3 T4 सब कुछ कम आते हैं। बहुत रेयर कंडीशन, इस टाइप का बहुत कम ही देखा होगा। या फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि लैब खराब हो तब भी ये रिपोर्ट आ सकती है। अब थायराइड ग्लैंड में कोई डिफेक्ट है, थायराइड ग्लैंड में डिफेक्ट है मतलब थायराइड या तो कम काम कर रही है या फिर ज्यादा काम कर रही है। अगर कम काम करती है तो क्या होता है, T3 T4 वो ज्यादा सिक्रीट नहीं करेगी। T3 T4 ज्यादा सिक्रीट नहीं करेगी तो बॉडी जाएगी हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में बोलेगी कि तुम टीआरएच ज्यादा सिक्रीट करो, टीआरएच ज्यादा सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा तुम टीएसएच ज्यादा सिक्रीट करो, टीएसएच ज्यादा सिक्रीट करने के बाद फिर टीएसएच पिट्यूटरी को बोलेगा तुम जितना भी दाम है तुम पे, तुम T3 T4 सिक्रीट तो करो ही करो। ठीक है, तो कंडीशन शुरुआत में क्या आएगी, शुरुआत में क्या होता है, टीएसएच बढ़ेगा लेकिन T3 T4 नॉर्मल रहेंगे। शुरुआती कंडीशन बोल रहा हूँ, शुरुआती कंडीशन जब तक वो है टीएसएच दम लगाते रहेगा कि जैसे भी हो काम तो करे करो तुम, तो जितना हो सकता है तुम पे T3 T4 निकालो। तो वो शुरुआत में तो T3 T4 नॉर्मल आएंगे, टीएसएच बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका दम खत्म हो जाएगी। दम खत्म हो गई उसने, उन्होंने कहा हम नहीं निकाल पा रहे, अब तुम्हें जो करना करो। तो टीएसएच जब लेवल 50 से भी ऊपर आ जाता है, ठीक है, 50 से ऊपर आता है तब ऐसी कंडीशन आती है कि T3 T4 कम होने लगते हैं। ठीक है, तो किसी भी पेशेंट का आप देख रहे हो नॉर्मल वैल्यू कि अगर टीएसएच नॉर्मल है और T3 T4 कम है तो ऐसा हो सकता है क्या? टीएसएच नॉर्मल है और T3 T4 कम है? देखते हैं, ये रिपोर्ट फॉल्स रहती है ज्यादातर, रिपोर्ट में डिफेक्ट रहता है। ठीक है, इसलिए इसका बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है। टीएसएच जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तब T3 T4 नॉर्मल रहता है, T3 T4 तब होगा जब ये 50 से ऊपर बढ़ जाएगा तब T3 T4 कम होने चालू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम पुरानी क्लास देखना, पुरानी क्लास में हमने कितने इक्वेशन बताए थे, क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन है, अलग अलग जगह पर डिफेक्ट से अलग अलग इक्वेशन हो सकते हैं, वो सब पुरानी क्लास से देख लेना। ठीक, इंडिकेशन बता दो दिए, जितने ये सिम्टम्स आ रहे हैं तब कराने, जितने हमें या तो हाइपर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं चाहे हाइपो वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, सब में टेस्ट कराना है।